सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह और लगातार देश में जिक्र सिर्फ एक और एक चुनौती का है और वो है कोविड-19 की चुनौती। जी हां, देश में संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उनके चलते देश में स्थिति अभी भी कंट्रोल में है, ये कहा जा सकता है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। हालांकि लॉकडाउन खोलने के संकेत उसमें नहीं दिए गए क्योंकि इससे चुनौती के और ज्यादा बड़े होने के आसार हैं। लेकिन जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, मसलन पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या पुलिस सर्विसेज से जुड़े हुए जितने भी वॉरियर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए और उनको श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं की बदौलत ग्राउंड पर, जमीन पर चीजें नियंत्रण में नजर आ रही हैं, कंट्रोल में नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस समय हरियाणा के डीजीपी जुड़ रहे हैं, मनोज यादव। मनोज जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका सहारा समय पर। गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको सहारा प्रणाम। जी, सबसे पहला सवाल मनोज जी मेरा आपसे ये कि बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, आपके लिए अभी चुनौती ये कितनी बड़ी है और ग्राउंड पर, जमीनी तौर पर क्या आप उस चुनौती से लड़ने में अपनी टीम के साथ खुद को सक्षम पाते हैं? बिल्कुल जी, चुनौती बड़ी है, लेकिन जो भारतीय पुलिस और हरियाणा पुलिस का हौसला है वो हर चुनौती से बड़ा है जी। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि इस चुनौती को हम जिस खूबी से अभी तक सामना करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। अभी इस समय पर सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या लग रहा है जब आपके लोग, आपकी टीम के लोग, आपके सिपह सालार जमीन पर लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, सख्ती लागू कराने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों की जो मानवीय समस्याएं हैं, जब हम किसी को रोकते हैं और वो अपनी समस्या बताता है, किसी के बच्चे बिछुड़े हुए हैं, किसी के माँ बाप बीमार हैं, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी के घर में खाना ख़त्म हो गया है, तो इन मानवीय समस्याओं को जब हम आमने सामने होते हैं तो एक दुविधा की स्थिति आ जाती है जी। कानून कहता है कि हमको उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, मानवता कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं जो मानवीय पहलू है वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे डील करते हैं फिर आप? जब संशय की स्थिति होती है, दुविधा की स्थिति होती है, तो फैसला क्या होता है? फैसला तो कानून हमारे लिए सबसे बड़ा है जी। और कानून की हदों में रहते हुए जितनी मदद हम लोगों की कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। जैसे कि गुड़गांव में पुलिस कर्मियों ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ जुड़ के 17 लाख से अधिक फूड पैकेट हम लोगों ने बांटे हैं गरीबों की बस्तियों में, मजदूरों की कॉलोनीज में, जिनको कोई आमदन का या खाने पीने का कोई जरिया नहीं था। तो एक संवेदना मैंने देखा कि इस कोविड से लड़ते लड़ते पुलिस में एक मानवीय संवेदना का संचार हुआ है। जी, जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला है पुलिस को, आम जनता का, मीडिया का, कि मैं समझता हूँ कोरोना के बाद भी ये मानवीय संवेदना जारी रहेगी और भारतीय पुलिस के लिए एक बहुत अच्छा ये संदेश है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं हरियाणा का ही आंकड़ा जब मनोज जी पढ़ रही थी तो तकरीबन 5000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है लॉकडाउन तोड़ने के चलते। कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को कन्विंस करना, और ऐसे लोगों की तादाद क्या और ज्यादा बढ़ रही है जो अब लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब शायद लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, लगभग हमारे लॉकडाउन को शुरू हुए लगभग 27-28 लगभग 32 या 33 दिन हो गए और ये जो आपने फिगर बताई ये उस तो रोज का हमारा 100-125 का आंकड़ा है अरेस्ट का। अब हरियाणा में 20 जिले हैं तो एक जिले में 6 अरेस्ट, तो एक थाने के इलाके में एक अरेस्ट का भी एवरेज नहीं है रोज का। तो ये एक बड़ी, देखिए हर समाज में आधा प्रतिशत 1% ऐसे लोग होंगे जो कानून को नहीं मानते हैं, तो उनके साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है और हम कानून सम्मत कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करते हैं जिनको हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जबरदस्ती लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। जी, आप असेंशियल सर्विसेज में हैं सर मनोज जी, हालांकि हम भी असेंशियल सर्विसेज में हैं,
लेकिन आप अपनी टीम के उन लोगों का मनोबल कैसे बढ़ा रहे हैं जो फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं? यकीनन संक्रमण का खतरा उनको बेहद ज्यादा है। आपके यहां भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जब आपके स्टाफ के लोग संक्रमित हो गए हैं, यहां तक कि उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में दूसरे लोगों का मनोबल टूटता है, कैसे उन लोगों को आप कन्विंस कर रहे हैं, कैसे उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं? देखिए, मनोबल टूटता है डर से, और डर पैदा होता है अज्ञान से। हमने शुरू में ही सबसे पहले अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करी जी, उनके सेंसिटाइजेशन सेशन किए, उनको बताया कि अगर आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, अगर आप नियमों का पालन करेंगे, हाथ धोएंगे, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेंगे, रोजाना हम उनको ऑरेंजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट्स की गोलियां प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजेशन फ्लूइड हर चीज दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज उनको प्रशिक्षण दिया है कि किस तरह वो अपनी ड्यूटी भी कर सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे उनका आत्मविश्वास बना है जी। उनको समय पर खाना, समय पे भोजन, जो हमारे ज्यादा उम्र के एम्प्लॉइज थे जो ससेप्टेबल होते हैं वायरस को, उनको हमने ड्यूटी पे नहीं लगाया, ठीक है, हमने उनको घर पे ही रखा या ऑफिस ड्यूटीज में रखा जी। तो हमने कई चीजें ली, और मुझे बहुत खुशी हुई बताते हुए कि ड्यूटी करते समय अभी तक कोई किसी का संक्रमण नहीं हुआ है जी। कुछ एक दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, वो इसलिए हुए कि उनके घर में कोई मेंबर संक्रमित था जिसकी वजह से हुए। हाँ, पानीपत की जिस घटना का मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, महिला उपनिरीक्षक थी वो जिनको संक्रमण पाया गया। खैर, लेकिन इस बीच एक और बेहतरीन चीज मनोज जी ये देखी गई कि बाकी तमाम जगहों पर पुलिस के द्वारा लोगों के उत्पीड़न की खबरें आई, कितनी सही कितनी गलत ये बात का विषय है, ये जांच का विषय है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने का डंडा इस दफा नहीं चला है। इस लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में भी आपने एक दूसरा तरीका निकाला, आपने लोगों के चालान करने शुरू किए। तो सबसे पहले तो मुझे ये भी बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं कि इसके चलते कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाए आप? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं फोर्स के लीडर के रूप में जी, मैं रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखता हूं, और मैं समझता हूं कि यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसे कानून की मार मारनी चाहिए। हमको लाठी भांजने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उससे व्यक्ति बड़ा अपमानित महसूस करता है और पुलिस के प्रति उसके दिल में एक दुर्भावना आती है जी। तो मैंने सख्त निर्देश दिए थे कि हम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, पहले लोगों को समझाएंगे, उनको अवेयर करेंगे, वापस भेजेंगे, फिर भी नहीं मानते तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जी। तो इससे मैं समझता हूं कि एक मैसेज गया है कि हम कानूनी रूप से सख्त हैं। जहां तक रेवेन्यू की बात है, मैं बताना चाहूंगा, इसमें कई समाचार पत्र भी ये छाप रहे हैं कि पुलिस के खजाने भर गए जी। यस, तो जो चालान से करीब 19 करोड़ रुपए की राशि अभी तक अर्जित हुई है, लेकिन वो सरकारी खजाने में जाती है जी, वो पुलिस के पास नहीं आती। और ये फिगर इसलिए भी ज्यादा है, आपको मालूम होगा कि 3-4 महीने पहले भारत सरकार ने चालान की जो राशि थी वो 10 गुना कर दी थी जी। यस, और इस वजह से ये फिगर ज्यादा मालूम हो रही है। मनोज जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अनिल विज ने, गृह मंत्री हैं आपके राज्य के, उन्होंने ये कहा कि संक्रमण जिस तरीके से हरियाणा में बढ़ रहा है उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है। बीइंग हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पुलिस, आपका नजरिया इस पर क्या है, क्योंकि ये साझा समस्या है सभी की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जो हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में नौकरी करते हैं, उन्हें पासेस अलॉट ना किए जाए, उन्हें इजाजत ना दी जाए बॉर्डर क्रॉस करने की। इस पर आपका अपना व्यक्तिगत नजरिया क्या है, या फिर हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर आप इस पर क्या मानते हैं? देखिए, इसमें नजरिए की बात नहीं है, हर काम फैक्ट और एविडेंस के आधार पे होता है। 24 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 मार्च से 26 अप्रैल तक कोई समस्या नहीं थी। दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारी, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, वो खुलेआम, वो जो हरियाणा में रहते थे वो रोज आते थे और रोज जाते थे अपनी ड्यूटी करके, ठीक है, और हमने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। मगर अब पिछले 4 दिन से बिल्कुल हार्ड एविडेंस हमारे सामने आई है, और वो हार्ड एविडेंस ये कहती है कि हमारे यहाँ हरियाणा में 26 मामले ऐसे हुए हैं पिछले 4 दिन में जिनका डायरेक्टली कनेक्शन दिल्ली से है। ओके, जिसमें जो लोग, तो इसमें ये हरियाणा की बात नहीं है,
ये दिल्ली की बात नहीं है। ये बात है कि जो कर्मचारी संक्रमित है, सबसे पहले तो उसका परिवार ही संक्रमित होता है। तो हमने दिल्ली पुलिस के सभी लोगों से, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से, जल बोर्ड के कर्मियों से अपील करी कि यदि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप दिल्ली में ही रहें। दिल्ली सरकार को हमने कहा कि आप इनको वहीं हॉस्टल फैसिलिटी दें, होटल, धर्मशाला वगैरह में। इनफैक्ट हरियाणा ने एकोमोडेशन भी दी है। तो ये समस्या ये है कि कोरोना से लड़ना है, तो जिस आधार पे हमने लॉकडाउन को जस्टिफाई किया वही हमारा जस्टिफिकेशन है कि यदि एक आदमी संक्रमित है तो वो लिमिटेड जगह में रहे, अपने परिवार को, सर, इस पर दिल्ली का कोई रिस्पांस आपको मिला है? जी, दिल्ली से हम लोग लगातार टच में हैं और शुरू में दिल्ली के अधिकारियों ने चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इनको रखने की जगह नहीं है। अगर ये लेकिन उसके बाद हम हरियाणा सरकार ने उनको ऑफर किया कि हरियाणा सरकार के शालीमार बाग में कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं जो खाली थे, वो ऑफर किए गए। और हरियाणा सरकार का इरिगेशन गेस्ट हाउस है उत्तर दिल्ली में, उसमें रूम्स दिए हमने। हमने कहा हम हर तरह से आपसे कॉपरेशन करने को तैयार हैं जी, लेकिन हमें हरियाणा को भी सुरक्षित रखना है जी, और हरियाणा में इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है। तो हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हम लगातार दिल्ली सरकार के टच में हैं। इसमें कोई टकराव का या मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है, होना भी नहीं चाहिए सर अभी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें सबों की साझा जिम्मेदारी है, सबों की साझा भूमिका है और सबों की निश्चित तौर पे ये एक साझा ही कोशिश होनी चाहिए। अगला सवाल मनोज जी मेरा आपसे ये है कि क्या आपके स्टेट में इस लॉकडाउन में और पिछले लॉकडाउन में जो बाकी अपराध होते थे, जो क्राइम ग्राफ होता था पहले, क्या उसमें किसी तौर पे कमी देखते हैं क्या आप? जी हाँ, हम लोग अपने आपराधिक आंकड़ों का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बाकी सभी अपराध काफी कम हुआ है। ठीक है। जो एक डोमेस्टिक वायलेंस को यदि छोड़ दें और शराब की तस्करी को छोड़ दें जी, तो बाकी सभी अपराधों में कमी आई है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, हत्या, बलात्कार लगभग थोड़ा सा, क्योंकि पति पत्नी ज्यादा साथ रह रहे हैं तो आप जानती हैं कि उसकी वजह से कई लोग तनाव में हैं, जिससे थोड़ी समस्या आ रही है। तो हमारे जो महिला हेल्पलाइन पे काफी कॉल्स आ रही हैं, पर कोई गंभीर बात नहीं है ऐसी। दहेज हत्या के मामले बहुत कम हो गए हैं। ठीक है। और मर्डर, रेप, डिकॉइटी, रॉबरी जितना गंभीर अपराध है वो कम हुआ है, लेकिन साइबर अपराध थोड़ा बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं। इसी पर मैं आने भी वाली थी, एडवाइजरी आपकी तरफ से जारी हुई है। हाँ जी हाँ। तो लोग जो साइबर क्रिमिनल होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बदलते समय के साथ अपनी तकनीक बदलते रहते हैं। तो अभी उन्होंने कई वेबसाइट बनाई हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट है कोरोना रिलीफ फंड की, या पीएम केयर्स फंड है। तो उससे मिलते जुलते नाम वो बना रहे हैं और लोग मदद करना चाहते हैं राष्ट्र की, उस भावना को मिसयूज करके पैसे ठगना चाहते हैं। तो हमने डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की है लोगों को कि किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। ठीक है। क्योंकि लिंक पे क्लिक करते ही उनके खाते से पैसे निकल सकते हैं। अच्छा, ऐसे में आपका जो स्टाफ है सर, उसके बाबत जो भी उनके लिए एहतियात होने चाहिए, जिस तौर पे उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए, क्या इसमें ऐसा भी हो रहा है कि उन तमाम लोगों को पीपीई किट दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हम इस पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमने सभी अपने कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स दिए हैं, सैनिटाइजेशन किट्स और साबुन दिए हैं ताकि वो बार बार हाथ धोएं। इसके अतिरिक्त हमने पीपीई किट्स दिए हैं जो लोग जोखिम पूर्वक ड्यूटी पे जाते हैं, यानी जिनकी आइसोलेशन वार्ड के बाहर जिनकी ड्यूटी है, या जो यदि कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उसके क्रीमेशन के लिए जो लोग जाते हैं। तो हमने पर्याप्त क्वांटिटी में पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स लिए हैं और उनको सब जगह पहुंचाया है। मैं आपके माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, कई संस्थाओं ने हमको डोनेशन में पीपीई किट्स वगैरह दिए हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिसमें खालसा एड नाम की एक संगठन है जी। एक शंकर्स फाउंडेशन एक संगठन है जो दिल्ली बेस्ड है। स्टड्स हेलमेट बनाने वाली कंपनी ने हमें फेस शील्ड्स दिए हैं।
तो मैं सभी उन महानुभावों का, उन संगठनों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जी, जिन्होंने हरियाणा पुलिस को इक्विपमेंट की डोनेशन की है। ठीक है सर, अंतिम 3 सवाल आपसे पूछती हूँ। पहला सवाल ये कि ऐसी भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं कि कोविड-19 के चलते अगर किसी की मौत हुई है तो उसके अंतिम संस्कार में लोग बाधा पहुंचा रहे हैं, लोग एग्रेसिव हो जा रहे हैं, शायद वो भ्रांति है, भ्रम है, लेकिन इस तरह की स्थितियां 2-4 जगहों पर पैदा हुई हैं, वहां पर पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे लोगों को आप कन्विंस कर रहे हैं? देखिए, कल ही ऐसी एक घटना अंबाला में हुई जी, जी। जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी। और जब उसको प्रशासन, पहली बात तो यह है कि प्रशासन ने हर शहर में एक शमशान घाट इस पर्पज के लिए निर्दिष्ट किया है। जी, खुशी की बात यह है कि हरियाणा में अभी तक सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। ठीक है। तो बार बार ऐसी घटना यहाँ नहीं हुई है। कल हमारी पहली घटना हुई जिसमें लोगों ने विरोध किया, उनको समझाने की भी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं माने, तो हमको हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा उनको तितर बितर करने के लिए। और उसके पश्चात जो सरकारी टीम थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, पुलिस ने मिलके उसका अंतिम संस्कार किया। ठीक है सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, लॉकडाउन अगर खुलता है 3 मई को, तो मैं फिर से उसी तरीके से आपको देख रही हूं कि आप डिपार्टमेंट में हेड के तौर पर हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं आप, तो अगर लॉकडाउन खुलता है 3 मई को तो पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, और फिर आप कैसे हालात देख रहे हैं? आपके नजरिए से खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? देखिए, मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश कल दिए थे। उन्होंने कहा था कि जान भी और जहान भी। तो अब हमें जो हमारी इकोनॉमी है, जो लोगों के रोजगार हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी एक हरियाणा में लगभग 1,500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां खुल चुकी हैं जी, जो ग्रीन जोन के अंदर में हैं। जी, और उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया हरियाणा सरकार के पोर्टल से। तो मैं समझता हूं लॉकडाउन जो खुलेगा एक ग्रेडेड मैनर में खुलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक कहेंगे कि भाई सब कुछ खुल गया। सरकार इसको चरणबद्ध तरीके से एक एक एक्टिविटी करके खोलेगी ताकि एक साथ बहुत सी भीड़ ना आए, और यदि अगर संक्रमण बढ़ता है तो दोबारा हम 2 कदम पीछे जा सकें। तो ये एक बहुत ही विचारपूर्ण तरीके से होगा, योजनाबद्ध तरीके से होगा, और इसके बारे में योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो ग्रीन जोन है उसमें पहले खोला जाएगा। ठीक है। ऑलरेडी लगभग 4 लाख वर्कर्स की फैक्ट्री खोल दी गई है, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ईंटों के भट्टे और औद्योगिक इकाइयां रेवाड़ी में, गुड़गांव में, आईटी इंडस्ट्री। और हम इस खोलने का जो प्रयोग है इससे सीख रहे हैं लगातार। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब हम खोलेंगे, उनको चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे, योजनाबद्ध तरीके से, लगातार उस पर नजर रखेंगे। ठीक है। सर, अंतिम सवाल आपसे कि आप भी अपने घर जाते होंगे, आप भी अपने परिवार के लोगों से मिलते होंगे, उनके संपर्क में आते होंगे, तो घर जाने से पहले आप कौन कौन सी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कौन कौन सी सावधानियां ले रहे हैं, और आप अपने स्टेट के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हालांकि आपके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, और ये मैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कह सकती हूँ, क्योंकि पिछले जो साल थे वो हरियाणा के लिए बहुत शांति वाले साल नहीं थे। आपके चार्ज संभालने के बाद बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में आई, कंट्रोल में आई। अंतिम दो सवालों का जवाब, आपकी सावधानियां घर पहुंचने से के बाद, अपने लोगों से मिलने से पहले, और आपके स्टेट के लोगों के लिए आपकी अपील। जी, पहली बात तो मैं वही करता हूं जो सबको मैं एडवाइस देता हूं, वो खुद करता हूं। घर पे पहुंचते ही मैं अपने वर्दी के कपड़े अलग रखता हूं और धुलने के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से मैं अपने हाथ मुंह साबुन से धोता हूं। तो एक हमने हरियाणा पुलिस ने नया प्रयोग किया था सैनिटाइजेशन चैम्बर का, जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट को फिट करके तो मेरी बेल्ट, चश्मा, पर्स, अंगूठी, चाबी, ये सब चीज़ें हम एक चैम्बर में रखते हैं जो उसको डिसइंफेक्ट कर देता है अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से। उसके पश्चात मैं तब परिवार नए कपड़े पहन के तभी परिवार के साथ
मिलता हूं, तभी उनके नज़दीक जाता हूं। जी। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन लगा भी हो मेरे कपड़ों पे या मेरे हाथ पे तो उस परिवार संक्रमित ना हो सके। और मैं समझता हूं जो भी घर से बाहर जाता है उसको ये प्रिकॉशन जरूर रखनी चाहिए, विशेष तौर पे जूते, चप्पल, बेल्ट, चमड़े की चीजें ये छोड़ के जानी चाहिए। और आपके स्टेट के लोगों से आप अपील क्या करना चाहेंगे? स्टेट के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं, ये तीनों विभाग अग्रिम पंक्ति में हैं कोरोना से लड़ने की जी। और ये अपनी जान को जोखिम में डाल के बिल्कुल आपको, आपके परिवार को, समाज को, आपके गांव को, राष्ट्र और देश को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। इनके साथ सहयोग करें, ये जो भी आपको निर्देश देते हैं उसका पालन करें, क्योंकि वो आप ही के हित में है जी। और ये एक महायज्ञ है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग इकट्ठे करके इसको कर सकते हैं। जैसे कि पोलियो के समय में कहते थे, जब पोलियो की ड्रॉप्स बच्चों को हम पिलाते थे तो हम कहते थे एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। इसी तरह से हम में से एक भी आदमी अगर लापरवाही करेगा तो इतने हजारों लाखों लोगों की मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपके सभी दर्शकों से कि अभी थोड़ा समय बचा है, हम इस महामारी को हरा सकते हैं और देश से हटा सकते हैं। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल, संगठित होने की जरूरत है, थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल हो जाने की जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है, जागरूक हो जाने की जरूरत है। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन्हें सपोर्ट किए जाने की जरूरत है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे तमाम चीजें साझा की और हमारी तरफ से, सहारा समय की तरफ से आपको और आपकी टीम के हर एक सिपह सालार को व्यक्तिगत तौर पर हमारा अभिनंदन, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियां अभी आपके कंधों पर है। बहुत अभिनंदन भी, बहुत शुक्रिया भी आपको। तो मनोज यादव को आप सुन रहे थे, जो डीजीपी हैं हरियाणा के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उन्होंने तमाम चीजें साझा की हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि जागरूक होने की और सचेत होने की आवश्यकता है। इन तमाम लोगों को जो अपनी सुरक्षा को रिस्क पर डालकर आप लोगों के लिए सड़क पर खड़े हैं, आप लोगों की मदद के लिए वो सड़कों पर खड़े हुए हैं, उन्हें सपोर्ट किए जाने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, सहारा प्रणाम।